वंदे मातरम। बंधुओं, बंगाल जल रहा है, लेकिन हमें क्या। उसकी लपटें झारखंड तक जा रही हैं, लेकिन हमें क्या। हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन हमें क्या। उनकी संपत्ति नष्ट की जा रही है, लेकिन हमें क्या। वो पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या। हमारे पास तो बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बैंक में पैसे हैं। वास्तव में ये हमें क्या वाली टेंडेंसी एक अहंकार जनित विचार है जो हमारे मन में आता है, और हम ये भूल जाते हैं कि जब जान पे बन आती है तो ये सारी चीजें छोड़ के भागनी पड़ती हैं। आज़ादी के पहले पार्टीशन के समय भी बहुत सारे लोगों ने लाहौर में नहीं सोचा होगा कि हमको अपने महल छोड़ के भागने पड़ेंगे। यही सोच थी धनानंद की। जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया और चाणक्य सहायता मांगने गया, तो धनानंद ने कहा कि उसने कैकेयी पे आक्रमण किया है, उससे हमें क्या। जब वो मगध पे आक्रमण करेगा तो हम देख लेंगे। चाणक्य को वहां से मायूस होकर लौटना पड़ा, और फिर चाणक्य ने वो करके दिखाया। एक अकेला व्यक्ति कैसे एक पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर सकता है, सत्ता परिवर्तन कर सकता है, ये चाणक्य ने करके दिखाया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन उसके बाद भी बात हमारी समझ में नहीं आई, और एक जो टेंडेंसी है हमें क्या, हम उससे बाहर नहीं निकल पाए। उसके बाद हजारों वर्षों तक गुलामी रही, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, और इसका नतीजा ये किस बात का नतीजा था। यही एक जो हमारी मानसिकता है, हमें क्या। सारे बाहरी आक्रांताओं ने इसका भरपूर लाभ उठाया। उनको पता था कि एक राजा दूसरे राजा के सहयोग करने नहीं जाएगा, ये आपस में खुद ही लड़ते रहते हैं, और हुआ भी वही। चाणक्य ने ये कह एक उदाहरण प्रस्तुत करके ये दिखाया कि एक व्यक्ति चाहे तो आपकी सत्ता को उखाड़ फेंक सकता है, लेकिन फिर भी हम आपस में लड़ते रहे। और वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में सबसे बड़ा रोल इंटेलिजेंसिया का है। एक प्रबुद्ध वर्ग का जो एक रोल होता है, शायद प्रबुद्ध वर्ग भूल गया है। उसका काम है सरकारी तंत्र पे दबाव बनाना कि वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे आए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम वही कर रहे हैं, हमें क्या। बड़े दुख की बात है कि ये सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, ये स्वामी विवेकानंद का बंगाल है, जो युवाओं के आदर्श माने जाते हैं, और ये युवाओं के लिए भी बड़े शर्म की बात है। बंगाल में जो भी हो रहा है उसके लिए केवल उत्तरदायी ममता बनर्जी नहीं है। और वास्तव में बड़ा आश्चर्य होता है हमें कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पता नहीं ममता बनर्जी ने उनका कौन सा एमएमएस रखे हुए है कि एक समय था जब एक छोटी सी मस्जिद नष्ट कर दी गई, जो एक अनधिकृत रूप से बनाई गई थी, तो उत्तर प्रदेश के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उनकी कुर्सी चली गई। लेकिन ममता बनर्जी इतना सब कुछ करने के बाद भी जमी हुई हैं, और उनको कोई हिलाने वाला नहीं है। वास्तव में उनके अगेंस्ट बोलने वाला भी कोई नहीं है। अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, ए के लिए उन्होंने पीडी को तिलांजलि दे दी, और वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले चंद्रशेखर रावण जी। अभी बंगाल में जो 99% पलायन हो रहा है वो हिंदू धर्म के दलितों का है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द ना निकला। आप क्यों नहीं जाते बंगाल? हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दोषी तो हम भी हैं। लोहिया जी ने एक पुस्तक लिखी, भारत विभाजन के शत्रु कौन, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं।
क्योंकि सब कुछ मेरे सामने होता रहा और मैं देखता रहा। महाभारत काल में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो क्या लगता है कि केवल दुर्योधन और दुशासन दोषी थे, या सारी जिम्मेदारी दुर्योधन और दुशासन की थी? बिल्कुल नहीं। उस सभा में बैठा हर एक व्यक्ति उतना ही दोषी था जितना दुर्योधन और दुशासन थे। और ऐसे ही समय और परिस्थितियों के लिए दिनकर जी बहुत दूरगामी उनकी दृष्टि थी। उनको पता था कि हर कालखंड में ऐसे लोग आएंगे जो इसी प्रवृत्ति के होंगे कि हमें क्या, और इसीलिए उन्होंने लिखा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो वास्तव में आज अपराधी हर एक व्यक्ति है, हर वो भारतीय जो इस नृशंस कृत्य के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, वो हर एक व्यक्ति दोषी है। इसके पहले मणिपुर में भी बहुत समय तक एक इस तरह का माहौल चला। उस पर बोलने वाले बहुत लोग थे और उसका कारण था क्योंकि वहां जो हिंदू मैती समुदाय के लोग थे वो डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, इसलिए लोगों की आवाज निकल रही थी। लेकिन चूंकि यहां पीड़ित जो हैं वो हिंदू हैं, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और बाकियों को हम क्या कहें जब हमें ही फर्क नहीं पड़ रहा है? हम अपने को जिम्मेदार नागरिक कहते हैं और हम उस समय का इंतजार करके बैठे हुए हैं कि जब ये आताताई हमारे दरवाजे पे आके खड़े होंगे। और ये जान लीजिए, अगर इसी तरह से उनका मन बढ़ता रहा तो ये वो भी दिन दूर नहीं है। आप अपने जीवन काल में ही देखेंगे कि वो आएंगे और आपको आपके घर से बेदखल कर देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या पे कोई नियंत्रण नहीं है, कोई और न नियंत्रण की बात हो रही है, न उसमें कोई कानून बनाने की बात हो रही है। अभी ये तो छोटा सा वक्त, वास्तविकता ये है कि अगर आम मुसलमान से आप पूछिए तो वक्त के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होगी। सही बताऊं तो मुझे भी कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है। और पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हैं, मेरा दावा है कि 99% पार्लियामेंटेरियन उस पर कुछ अगर कॉन्क्रीट बता पाए तो मतलब असंभव सी बात है। लेकिन केवल और केवल एक कमांड आई है मुसलमानों में कि भाई ये इस्लाम के खिलाफ है, और उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। वास्तव में अगर हम कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, देखिए होता है। वास्तव में अगर हम जिस सनातन धर्म और संस्कृति की बात करते हैं उसमें तर्क के लिए बहुत स्थान है। सिख गुरुद्वारे जाता है, बौद्धिस्ट बुद्ध को मानता है, जैनी जैन को मानता है, कोई निरीश्वरवादी है, कोई बहुदेववादी है, कोई मूर्ति पूजक है। वहीं आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, वो यज्ञ हवन करते हैं। लेकिन ये सब मिला के सनातन धर्म और संस्कृति के मानने वाले हैं, क्योंकि सबके पास अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी स्थिति और परिस्थिति को वो जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम की समस्या ये है कि इसके पास कोई तर्क नहीं है, और तर्क न होने की वजह से अगर इसको जीवित रहना है तो कैसे जीवित रहेगा? इसी प्रकार से जीवित रहेगा, आक्रांता बनके, आतताई बनके, ब्रेन वॉश करके। क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक बार कहा था अर्जुन से महाभारत युद्ध के दौरान कि पार्थ, तर्क ही जीवन का आधार है, और धर्म यदि तर्क पे आधारित होता है तो वो बहुत समय तक रहता है। लेकिन अगर तर्क पे आधारित नहीं है तो उसका जीवन काल छोटा होता है। तो ये कट्टरपन जो है ये इस्लाम को जीवित रखने के लिए है। इसीलिए बार बार जो आग्रह रहता है
मौलाना मौलवियों मुल्लाओं का या जो लोग भी इस्लाम की राजनीति करते हैं उनका आग्रह किस पे रहता है? कट्टरता पे रहता है। और वही आज बंगाल में देखने को मिल रहा है। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी उसी विचारधारा, उसी मानसिकता में है कि हमें क्या। बंधुओं, अभी भी बहुत कोई देर नहीं हुई है। इस एक तुच्छ मानसिकता से बाहर आइए कि हमें क्या। और जैसा कि सार्त्र कहते हैं कि आप अपने जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। सार्त्र कहता है कि इट इज एन इनऑथेंटिक लाइफ। तो ऑथेंटिक लाइफ जिए, आगे आए और अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, आवाज उठाएं, सरकार पे दबाव बनाएं। तो जब तक इंटेलिजेंसिया आगे नहीं आएगा तब तक सरकार भी इस पे चैतन्य नहीं होगी और ये नरसंहार बदस्तूर जारी रहेगा। पहले भी आपने देखा है, अभी भी चल रहा है। बांग्लादेश के लिए हम इतने सारे लगा रहे थे डीपी और क्या क्या, अब तो हमारे ही देश में हो रहा है। हम क्या कर ले रहे हैं? क्या करना है ये आप स्वयं निश्चित करें, कैसे करना है आप स्वयं निश्चित करें, लेकिन कुछ करें अवश्य, क्योंकि इतिहास किसी का सगा नहीं होता। अगर आज आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया तो इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।